मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो मालिक अपन ने क्या क्या डिस्कस किया चैप्टर 1 का, अपन वो देख लेते हैं। चैप्टर 1 का क्लोज कर लेते हैं, जो 2-4 क्वेश्चन बचे हुए छोटे छोटे उसको क्लोज कर लेते हैं। देन वी स्टार्ट विद क्वेश्चन बैंक ऑफ वॉल्यूम 1A ओनली, और फिर वॉल्यूम 2 पे जाते हैं। ओके तो वॉल्यूम 1A यानी अपन को आज आंसर कैसे लिखना उसका फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगा कि अपना फर्स्ट आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा एंड वंस दैट इज डन फिर वॉल्यूम 2 में अपन मतलब जो मेरा कंपाइलेशन है उस कंपाइलेशन में चले जाएंगे, जिसमें अपन डिस्कस करके अपन वॉल्यूम 1A में ओके पेज मार्क कर देंगे एंड अदर थिंग्स रेफरेंस रख लेंगे। ओके सबसे पहला पॉइंट अपन ने ऑलरेडी बेसिक क्वेश्चंस के डिस्कशन किए। ओके मैं अभी रिवाइज करने के मूड में नहीं हूँ। ओके मैं पहले जो बचा हुआ है उसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले मतलब वो रिवीजन अपन बाद में करते हैं, तो पहले एक बार बचा हुआ जो पोर्शन है उसको क्लोज कर लेते हैं मालिक। तो सबसे पहला अगर आपको याद होगा, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग ऑन दिस इज ऑन द पेज नंबर 1.2। एवरीबडी क्लियर? द सेकंड पॉइंट इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ये भी क्लियर है। रिलेशनशिप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके ये होने के बाद अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट भी क्लियर हो गया, जिसके अंदर अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा। उसके बाद अपन ने स्कोप ऑफ ऑडिट कवर किया। स्कोप ऑफ ऑडिट के साथ में अपन ने आउट ऑफ स्कोप भी कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। ओके स्कोप में क्या क्या नहीं आता ये भी अपन ने कवरेज में दे दिया है मालिक। आफ्टर दैट ओके उसके बाद अगर आप अगले पेज पे जाओगे तो अपन ने नेक्स्ट किया था इला, जो सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी रिटेल कौन सा आ सकता है, होलसेल कौन सा आ सकता है, ये अपन देख रहे हैं एंड दैट इज व्हाट टेक्निकली डन हियर। ये होने के बाद ओके वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट इज एन इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होता है ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। इंगेजमेंट की कहानी को भी क्लोज कर लिया मालिक। तो इंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग वगैरह वगैरह, ये डिस्कशन था। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट एक डेफिनेशन था एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट, इसको भी क्लोज कर लेते हैं, अगले पेज पे है। सर एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट मतलब क्या होते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट आप 1.10 पेज पे एकदम टॉप पे मिलेगा, 1.10 पे एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट। द पर्पज ऑफ, इजी आंसर है, बहुत कोई ऐसे बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट इज टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी मेरे को बताओ एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट क्यों करवाता कोई भी? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर होते हैं वो कौन होते हैं? इंटेंडेड यूजर्स। कल याद है कि 5 एलिमेंट कौन से 5 एलिमेंट थे? पहला एलिमेंट पार्टीज, दूसरा एलिमेंट सब्जेक्ट मैटर, तीसरा एलिमेंट क्राइटेरिया, चौथा एलिमेंट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, एंड पांचवा एलिमेंट रिटर्न रिपोर्ट। एंड पार्टीज में कितनी पार्टीज थी? 3। पहला मैं, प्रैक्टिशनर, लोग नहीं जो काम करने वाला, मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और जो शेयर होल्डर्स है इंटेंडेड यूजर्स। वही कॉन्सेप्ट इधर दिया है। सच इंगेजमेंट आर ऑल्सो अ रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट। एवरीबडी क्लियर? रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट है ये। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट आपने पढ़ा होगा होपफुली, मैंने आपको बताया था पढ़ने के लिए, नहीं भी पढ़ा होगा तो 5-6 आंसर है, इजीली है, फ्लो में जा सकते हो आप। अगला पॉइंट ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी भी कॉन्सेप्ट एकदम इजी है। ओके इसके साथ में हु अपॉइंट्स ऑडिटर एंड टू हुम ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड, ये 5 पोर्शन है, रीड करने लायक था, एक बार रीड करना था, क्लोज करना था। ये होने के बाद आप अगले इसमें जाते हो, दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट। अब ये एश्योरेंस थोड़ा सा वाइडर स्कोप इन पॉइंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब मैंने बोला एश्योरेंस इंगेजमेंट तो आप किसको इंक्लूड करोगे? अगर मैं बोलूंगा एश्योरेंस में क्या क्या आता है? ऑडिट, रिव्यू एंड अदर देन एचएफआई, यानी एग्जांपल अदर देन एचएफआई में पीएफआई, कंट्रोल्स, याद है कि नहीं? एग्जांपल 4 एग्जांपल कल दिखे थे अपन ने, वो एश्योरेंस इंगेजमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको एक बार रीड मार के क्लोज कर दीजिए। एश्योरेंस इंगेजमेंट मींस एन इंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर, यानी पहला पार्टी, एश्योरेंस इंगेजमेंट मींस एन इंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन, यानी प्रैक्टिशनर क्या दे रहा है? कंक्लूजन दे रहा है। मैंने कहीं पर भी ओपिनियन नहीं लिखा, मैंने क्या कल समझाया था, याद है कुछ लैंग्वेज? कंक्लूजन पहले या ओपिनियन पहले? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन देता है वो, उसके बेस पे वो ओपिनियन फॉर्म करता है। तो कंक्लूजन डिजाइंड टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मालिक एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होते हैं? एश्योरेंस इंगेजमेंट ऐसे इंगेजमेंट होते हैं जिसमें ओके तू और मैं प्रैक्टिशनर हम एक्सप्रेस करते हैं सर क्या? कंक्लूजन, जिसकी वजह से ओके डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब मेरा क्वेश्चन है किसका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं अपन? रिस्पॉन्सिबल पार्टी का या इंटेंडेड यूजर्स का? इंटेंडेड यूजर्स। तो हम लोग किसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं? इंटेंडेड यूजर्स अदर देन, और एक नाम क्या दिया है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। यानी इधर तक डेफिनेशन आराम से रख सकते हो। वापस आते हैं, एश्योरेंस इंगेजमेंट मींस एन इंगेजमेंट, ओके वापस आते हैं, एश्योरेंस इंगेजमेंट मींस एन
जिसके अंदर प्रैक्टिशनर क्या करता है, प्रैक्टिशनर कंक्लूजन देता है, जिस कंक्लूजन की वजह से क्या बढ़ता है, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस किसका, इंटेंडेड यूजर्स, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इधर तक बैठा क्या मालिक? तो एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एक ऐसा एंगेजमेंट है जिसके अंदर प्रैक्टिशनर कुछ कंक्लूजन देता है और वो कंक्लूजन की वजह से कुछ तो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो कॉन्फिडेंस किसका बढ़ता है? इंटेंडेड यूजर्स, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का नहीं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने तो खुद ने बनाया, उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है। ठीक है मालिक, इधर तक समझा मालिक? ओके, अबाउट द आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। मेजरमेंट गया तेल लेने, ओके, एकदम सिंपल पॉइंट है। अबाउट द आउटकम, ओके, अबाउट द आउटकम ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। ओके, यानी मेरे को बताओ, आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, किसका बढ़ाया कॉन्फिडेंस? ओके, किसका बढ़ाया? इंटेंडेड यूजर्स, ओके, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। पर वो कॉन्फिडेंस किसके बारे में बढ़ाया? सब्जेक्ट मैटर, लेकिन उसको कंपेयर किसके साथ किया? क्राइटेरिया। तो इवैल्यूएशन ऑफ, इवैल्यूएशन मतलब मैंने दो चीज की है, मैं कौन? प्रैक्टिशनर। मैंने दो चीज की, क्या किया? सब्जेक्ट मैटर लिया, क्राइटेरिया लिया, और इन दोनों को क्या किया? इवैल्यूएट या मेजर। आई होप समझा मालिक? लेकिन मेक श्योर आप ये चीज क्लियरली ध्यान रखते हो। कहीं पर भी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड लिखा है क्या? क्यों नहीं? नहीं, प्लीज मेक इट श्योर, ये क्लियर है। कहीं पर भी HFI लिखा है क्या मैंने? क्यों नहीं लिखा है? एश्योरेंस इंगेजमेंट है ये। कौन सा इंगेजमेंट है बेटा? एश्योरेंस। ये इंगेजमेंट एश्योरेंस इंगेजमेंट है, इसीलिए इसका स्कोप, जो एश्योरेंस इंगेजमेंट का स्कोप है, वो अपने को टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी होगी मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो एक बार फटाफट बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट? एकदम इजी। यहां देखो, मैंने पहले क्या समझाया था? इंगेजमेंट, इंगेजमेंट मतलब तेरे और मेरे बीच में एक काम, जिसको अपन एक लेटर का नाम देते हैं। कौन सा लेटर? इंगेजमेंट लेटर। तूने मुझे जो दिया वो लेटर अपॉइंटमेंट, मैंने तुझे जो भेजा इंगेजमेंट, तूने साइन किया, मैंने साइन किया, क्या फाइनल हुआ? इंगेजमेंट फाइनल हुआ। और उसके बाद मैंने बोला एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट क्या होता है? प्रैक्टिशनर, ओके, किसके ऊपर कंक्लूजन देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या बढ़ता है? डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, किसका? इंटेंडेड यूजर्स। कहता मैंने भाई, एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होता है? एश्योरेंस इंगेजमेंट ऐसा होता है जिसमें प्रैक्टिशनर कुछ तो देता है, क्या? कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन, मेक श्योर कंक्लूजन। और कंक्लूजन किसके बारे में देता है? ओके, अच्छा, कंक्लूजन छोड़ दो, कंक्लूजन से क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस, किसका? इंटेंडेड यूजर्स, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। लेकिन वो कंक्लूजन देता है, वो किसके ऊपर देता है? सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया को इवैल्यूएट करके या मेजर करके। आई होप क्लियर मालिक? एवरीबॉडी? डेफिनेशन 3 पॉइंट है रखने के लिए। उसके बाद वाला आंसर तो आपके लिए ऑलरेडी डन है कल का। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आर देयर? 5। कौन से एलिमेंट्स है? पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, एविडेंस एंड रिपोर्ट। बस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ध्यान रखना है आपको। ये होने के बाद मैंने आपको एक चीज पढ़ने बोली थी, ऑडिट एंड रिव्यू। पढ़ा क्या? पढ़ा नहीं होगा, गारंटी है। अपने को तो याद भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ पढ़ना था। ओके, पर ऑडिट एंड रिव्यू में डिफरेंस क्या होता है? मेरे को बताओ, कौन सा रीजनेबल एश्योरेंस है? ऑडिट। कौन सा लिमिटेड एश्योरेंस है? ओके, तो एक चीज याद रखना, जो रीजनेबल एश्योरेंस है उसका कंक्लूजन बहुत भारी होगा, जो लिमिटेड एश्योरेंस है उसका कंक्लूजन लिमिटेड होगा। कभी भी याद रखना, जब भी रिव्यू की बात करेंगे, इट विल बी रीजनेबल कंक्लूजन और लिमिटेड कंक्लूजन। लिमिटेड, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, हमारी नजरों में कुछ नहीं आया जिससे हमको डाउट आए कि भाई ये सब गलत है। तो कंक्लूजन क्या है? पूरा तोड़ कंक्लूजन है या लिमिटेड कंक्लूजन है? लिमिटेड। आई होप क्लियर मालिक? तो लिमिटेड कंक्लूजन की बात रखेंगे अपन। लिमिटेड कंक्लूजन का पॉइंट रहेगा। अच्छा, किसका वाइडर इन स्कोप है, मतलब किसका काम ज्यादा है, किसमें अंदर प्रोसीजर ज्यादा है? ऑडिट। किसमें कम प्रोसीजर है? रिव्यू। अभी क्योंकि प्रोसीजर की बात आई है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं प्रोसीजर क्या है सर। तो अपनी इंस्टीट्यूट का नाम ICA है, पहला ये नाम याद रखो। तो ऑडिट प्रोसीजर कितने? ICA है। ओके, और उसके आगे और लगाने का, और ORR। तो अपने ऑडिट में कितने प्रोसीजर होते हैं? ICAI ORR। क्या है मैं बताता पर, नया नॉलेज, नया नॉलेज, नया नॉलेज, नया नॉलेज। ICAI इंक्वायरी, यानी ऑडिटर क्या कर सकता है? इंक्वायरी। दूसरा, बाहर वाले से पता करना, कंफर्मेशन। तीसरा, 10th में कितना मिला? एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके ओके, जाके देखना फैक्ट्री में सीमेंट है या सीमेंट की फैक्ट्री में इन्वेंट्री में सीमेंट है कि पत्थर बन गया है, इंस्पेक्शन। तो ICAI इंक्वायरी, कंफर्मेशन,
एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन। कुछ समझ में आया? यानी अपन मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेंगे। आप कंट्रोल कैसे करते हो? ए बी सी डी, आप बताओ कंट्रोल कैसे करते हो, कब देखते हो, क्या करते हो? इंक्वायरी। ओके, कंफर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है, डेटर का कंफर्मेशन। कंफर्मेशन किसका होता है? मैनेजमेंट का या बाहर वालों का? बाहर वालों का। ओके, याद रहेगा। तीसरा, 10th में कितना मिला था? एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कंपेयर करना, रेंट कितना गया, याद आया एग्जांपल। फिर उसके बाद और एक क्या करूंगा? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हम इन्वेंट्री का भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का भी कर सकते हैं। ओके, आप एक डॉक्यूमेंट दे रहे हो और मैं उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर रहा हूं, अच्छा ये बरोबर है, अमाउंट बरोबर है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन। ओके, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, मैं सिर्फ देख रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? ओ ओ ओ ओ मतलब ऑब्जर्वेशन। आई होप समझा कि मालिक, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद आर आर, री परफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशंस। दो नाम याद रखोगे, री परफॉर्मेंस एंड री कैलकुलेशंस। वापस चाहिए, री परफॉर्मेंस, री कैलकुलेशंस। तो मेरे को बताइए, री परफॉर्मेंस एकदम सिंपल सा पॉइंट है। मैनेजमेंट ने जो काम किया वापस अपन परफॉर्म करके देखेंगे कि वो काम बरोबर हुआ कि नहीं, कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ेगा। एग्जांपल मेरे को बताओ, ईयर एंड पे इन्वेंट्री का काउंट कौन कैलकुलेट करता? अच्छा मेरे को बताओ, ईयर एंड पे इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट की जाती है? ओके, ऐसा बताया जाएगा, 1000 यूनिट पड़े हुए हैं 10 रुपए के हिसाब से, याद है? 1000 है, ये कौन काउंट करता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने काउंट किया, अपन भी सैंपल बेसिस पे काउंट करेंगे और मैच करेंगे, अच्छा 1000 बरोबर है क्या? अरे नहीं तो मैनेजमेंट 1000 का लाख भी बता देगा, और तू ब्लाइंडली मैनेजमेंट ने बोला बहुत अच्छा आदमी है ये, ऐसा थोड़ा ना है अपन को। तो 1000 उस काउंट किसने किया? 1000 अपन खुद जाके वापस करते हैं और वो काउंट करता हूं मैं, डब्बे काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या बोलते हैं? री परफॉर्मेंस, री कैलकुलेशन नहीं, री परफॉर्मेंस मतलब काउंटिंग किसने किया था और वही काम अपन ने वापस किया, इसको अपन बोलते हैं री परफॉर्मेंस। कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा ना, क्योंकि उन्होंने जो काउंट किया 1000 बोला, अपन ने काउंट किया 900 मिला, डिफरेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ता। तो मैनेजमेंट जो करता है वापस अपन करते हैं, हम उसको काम क्या बोलते हैं? री परफॉर्मेंस। तो रिकैलकुलेशन क्या होगा? कैलकुलेशन किसने किया? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट बता रहा है मेरे पास 100 मशीनरीज है, 100 मशीनरीज का डेप्रिसिएशन कुछ 10 लाख है। अपन 100 मशीनरी को वापस एक्सेल शीट में डाल के देखते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन आया। दिस इज कॉल्ड री कैलकुलेशन, कैलकुलेट वापस करना। अच्छा, बैलेंस शीट का टोटल किसने कैलकुलेट करके दिया? अपन ने वापस कैलकुलेट कैलसी पे देखा, री कैलकुलेशन। ये री परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस मतलब काम। तो री परफॉर्मेंस और रिकैलकुलेशन में ऑलरेडी काम कौन ओरिजिनली कर रहा है? मैनेजमेंट। और री में कौन कर रहा है? ऑडिटर। आई होप झेप रहे मालिक? नहीं, एवरीबडी नहीं झेपा, झेपा पक्का झेपा। तो मेरे को बताओ, ऑडिटर के पास कितने प्रोसीजर होते हैं? 7। नाम अपना फेवरेट आईसीआई, और उसके बाद और आर। ओके, आई इंक्वायरी, सी ए एनालिटिकल प्रोसीजर, आई इंस्पेक्शन, ओ ऑब्जर्वेशन, आर री परफॉर्मेंस, आर रीकैलकुलेशन। आई होप क्लियर। अच्छा, आपको याद है डब्ल्यू आर लिया था अपन ने? डब्ल्यू आर स्टैंडर्ड की लिस्ट, एक अपन ने एक बार ये कर लेते हैं। ओके, डब्ल्यू आर स्टैंडर्ड की लिस्ट में 580 का नाम देखिए, 580 का नाम देखिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कौन देता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? मैनेजमेंट देता है। ये नहीं आया इसके अंदर। अच्छा, मैनेजमेंट क्या लिखित देता है अगर आपको याद होगा? मैं एग्जांपल याद दिलाता हूं वापस। मंडे का एग्जांपल है अपना, मंडे में अपन ने किया था, याद है? मंडे को मैंने समझा था, मंडे का पूरा एक लेक्चर अपन ने उसमें डाला हुआ है। तो मैं बता रहा हूं क्या किया था। मैनेजमेंट को मैंने बोला था तुम मुझे लिखित दे दो, तुम बोल रहे हो ना डेटर 10 लाख के, तुम मुझे लिखित दे दो 10 लाख के डेटर है, मैं बाकी चेक करूंगा वो अलग है, और तुम मुझे लिखित दे दो। ये लिखित लेना कोरोबोरेट करता है, तो डब्ल्यूआर की तरह है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की तरह है। प्रोसीजर वो मेन पॉइंट है ना डब्ल्यूआर। इंक्वायरी, परफेक्ट पंडर तोड़, इंक्वायरी इज नथिंग बट डब्ल्यूआर। मैंने जो इंक्वायरी की उसमें तुमने मुझे लिखित दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूआर। डब्ल्यूआर का फुल फॉर्म रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे भाई और बहनों, झेपा क्या? पक्का? तो डब्ल्यूआर भी आता है, यानी आपको देखना ये 7 के बाहर। यानी इन शॉर्ट में आपको बताऊं क्या, अपने लाइफ में जब अपन 10th में थे तो अपने पास एक ज्योमेट्री बॉक्स था, और हमें ज्योमेट्री में जाना कुछ करना रहता तो अपने पास बॉक्स में खुलते तो इंस्ट्रूमेंट मिलते थे ना, कर्कटक,
एक दो कट कट का मेरे को कभी समझा नहीं उसका मकसद क्या है, मतलब दो कांटे वाला वो किधर डाल के क्या करने का भगवान जाने, उसको फाड़ू भी मतलब पेज पड़ जाएगा, करकटक तो समझ में भी आवे। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे मालूम है ना, एक ट्राइंगल था, एक डायमीटर था, एक स्केल थी। उसी तरह ऑडिटर का एक कंपास बॉक्स है और उसके बाद ये 7 इंस्ट्रूमेंट है। इस 7 के बाहर आप जाओगे नहीं, यानी तुम्हें ऑडिट करना है तुम्हारे लाइफ में। कंपास बॉक्स खोला, कौन से इंस्ट्रूमेंट, ICAI ORR, आई इंक्वायरी करना, C कंफर्मेशन लेना, A एनालिटिकल प्रोसीजर करना, आई इंस्पेक्शन करना, O ऑब्जर्व करना, काम कैसे हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, RR रीपरफॉर्मेंस एंड रिकैलकुलेशन। रीपरफॉर्मेंस रिकैलकुलेशन का मतलब होता है मैंने जो काम ऑलरेडी मैनेजमेंट ने किया उसको वापस मैं परफॉर्म करके देख रहा हूं, मैनेजमेंट ने जो कैलकुलेशन किया उसको मैं वापस कैलकुलेट करके देख रहा हूं। ओके एवरीबॉडी क्लियर? सर ये किसके अंदर होते हैं, किसके प्रोसीजर पढ़े अपन ने, ऑडिट। तो ऑडिट का कंपास बॉक्स में कितने इंस्ट्रूमेंट, 7। रिव्यू में 7 नहीं होते हैं, रिव्यू में सिर्फ 2 ही होते हैं, I एंड A। आई मतलब पहला वाला है इंक्वायरी, रिव्यू में हम सिर्फ इंक्वायरी करते हैं। मैनेजमेंट 10 लाख लिखा है, बरोबर है क्या, वो बोले हाँ। अगर मुझे डाउट आया, समझ रहा है, याद है, फिर मेरी नजरों में कुछ आया ही नहीं जिससे मुझे लगे ये इंफॉर्मेशन गलत है, और दूसरा ए करते हैं। ए का फुल फॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। सर एनालिटिकल प्रोसीजर करने का कारण क्या होता है, कभी कभी जो आपने बोला इंक्वायरी करते वक्त आंसर दिया उसको बरोबर मैच हो रहा है कि नहीं, उससे एनालिटिकल प्रोसीजर मैच कर सकते हैं हम लोग। ओके और ये चीज ओवर ए पीरियड समझ में आएगी, अभी हाल फिलहाल घाई मत करो, बस इतना ध्यान रखो। तो मेरे को बताओ बहुत ज्यादा प्रोसीजर किसमें है, फीवर प्रोसीजर किसमें, रिव्यू। लिमिटेड एश्योरेंस किसमें है, रिव्यू। ओके रीजनेबल एश्योरेंस किसमें है, ऑडिट। कंक्लूजन लिमिटेड है, रिव्यू। ओके ज्यादा कंक्लूजन है, ऑडिट। कंक्लूजन वर्ड को ध्यान रखना, कभी भी कोई बोलेगा नहीं रिव्यू में रीजनेबल कंक्लूजन है, रिव्यू में कंक्लूजन क्या है, लिमिटेड। वर्डिंग्स में वापस बोल रहा हूं, मैं वापस ये चीज मैं आपको कल भी समझा चुका वापस लास्ट टाइम, क्योंकि अभी अपन क्वेश्चन बैंक भी करने वाले हैं। ऑडिट में वर्ड्स मैटर करते हैं। अगर अपन ने हावड़ागिरी किया, ओके अपने लिए दिक्कत आ जाएगी मालिक। 3 चैप्टर तक अपन स्लो 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 एंड स्टडी विन द रेस, लेकिन स्लो एंड स्टडी कैन नॉट विन द रेस एवरी टाइम। 3 चैप्टर के बाद मैं ऐसा नहीं बोल रहा फास्ट, पर समझा वो मेरे एक रेपो में रहूंगा, तो 2-3 चैप्टर तक मैं आपको बता जाऊं, देख ये शब्द देख, ये शब्द पकड़, ये शब्द पकड़, ये शब्द पकड़। लेकिन यार अपन ने अगर 100 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद तो अपने को शब्द पकड़ना आना चाहिए। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले क्वेश्चन से आप शब्द पकड़ना चालू करोगे। ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 में आपको एक 25-30 क्वेश्चन दे दूंगा, एमसीक्यू अपने और 10-12 एमसीक्यू हो जाएंगे, इंटीग्रेट एमसीक्यू चालू करेंगे अपन आज। ओके तो ये 25 हो गए, अगले इसमें 25-30 के है, उसके अगले इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 एक है। 100 होने के बाद आई एक्सपेक्ट कि आपने आना चाहिए, फिर आपने वो कैच करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी वाइज काम करिए, स्टेबिलिटी वाइज समझिए कैसे वर्क हो रहा है मालिक। ओके एंड मेक श्योर, जैसे मैंने आपको बताया अपने को लिखना आना चाहिए आंसर। तो मैं आपको कल अप्रोच मैंने ये बता दिया है और ये अप्रोच अपना सटीक रहेगा। आप जो वॉल्यूम 1 में आप पूरा फिल करोगे, ये ऑलमोस्ट सारे आंसर लिखने वाले हो, यानी पूरा आपका लिखित हो रहा है, पूरा चैप्टर ही लिखित होने वाला है, देख लेना। यानी ऑल टुगेदर जितने भी कॉन्सेप्ट आपके लिख के वापस हो जाने वाला है। ये होने के बाद आप टेस्ट सीरीज में जब लिखोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो भी मैंने ड्राफ्ट की हुई है, मैंने एक 10 पेपर जो ड्राफ्ट किए हुए हैं इनिशियली, सब थियरी है, उसमें एमसीक्यू डाला ही नहीं है। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस अपनी वॉल्यूम 2 है ना, पूरी प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम 2 अरे भर भर के एमसीक्यू है, टेंशन मत ले। ओके मतलब आपको मतलब भर भर के है, तो एमसीक्यू का क्लास में अपन कर ही रहे, और फिर 12वां 13वां मतलब 11वां 12वां 13वां उसमें फिर एमसीक्यू इंसर्ट है। तो इनिशियली अपना कॉन्फिडेंस पहले 70 मार्क पे लो, एमसीक्यू क्लास से तोड़ करो, क्लास में आप समझ रहे हो ना उसको तोड़ करो एमसीक्यू के लिए। लेकिन मेक इट श्योर, जो मैं ये बोल रहा हूं, आप धीरे धीरे वर्ड पकड़ो। तो मैंने अगर लिमिटेड कंक्लूजन बोला तो दिमाग में ऑडिट आना ही नहीं चाहिए। कंक्लूजन वर्ड देख के अपन ऐसे हावड़े जैसे नहीं चला जाना चाहिए, अपन को ध्यान आना चाहिए कंक्लूजन लिमिटेड है या रीजनेबल है। तो अगर रीजनेबल कंक्लूजन आया तो बेटा ऑडिट। एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा किसमें अपन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं? ऑडिट में। तो रिव्यू में अपन एविडेंस नहीं लेते हैं कौन सा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट लेते हैं। पर वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्यों लेते हैं? ताकि हम कौन सा कंक्लूजन फॉर्म कर सके, लिमिटेड। तो आपका उसमें सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस उतना ही रहेगा। लेकिन ऑडिट में अपना कंक्लूजन कौन सा होगा, लिमिटेड या रीजनेबल?
तो उसमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ज्यादा रहे। कुछ समझ में आया मालिक? बस ये डिफरेंस बिटवीन आपको ये पॉइंट है। तो आपको दोनों एग्जांपल क्वेश्चन आया तो दोनों का आंसर ये जो स्क्रीन पे चल रहा है ना यही रहेगा। पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू बताइए, यही आंसर। डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस बताइए, ये रहने वाला। अच्छा, लिमिटेड एश्योरेंस को कैसे डिफाइन करोगे? लिमिटेड एश्योरेंस गिविंग एन एश्योरेंस बट नॉट लेस देन रीजनेबल एश्योरेंस। बस रीजनेबल तो अपन डिफाइन कर चुके। बस अभी सर आप बोलोगे मॉडरेट एश्योरेंस क्या हुआ, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, मॉडरेट एंड लिमिटेड आर सेम। आई होप क्लियर। क्लोज करें, एक बार देखते हैं रिव्यू एंड ऑडिट। We have learned that audit is a reasonable assurance engagement. It provides reasonable assurance. However, review is a limited assurance engagement. It provides, word याद रखना, lower level of assurance than audit. Lower level assurance than audit. Further, review involves कितने प्रोसीजर? फीवर में कितने प्रोसीजर थे, मैंने क्या समझा? दो, यूजुअली दो प्रोसीजर। कौन से दो प्रोसीजर होते हैं रिव्यू में? आई एंड ए। लाइफ लॉन्ग याद रख, लाइफ लॉन्ग मतलब अपना सीए एग्जामिनेशन तक का। तेरा लाइफ लॉन्ग मतलब स्टूडेंट लाइफ लॉन्ग कब तक है? सीए पास होता तक स्टूडेंट लाइफ है ना, तब तक याद रख। उसके बाद तू अगर ऑडिट में गया तो याद रख, नहीं तो छोड़ दे। ठीक है मालिक? तो भाई फीवर प्रोसीजर में क्या याद रखने का? आई प्लस ए। आई प्लस ए मतलब इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, एंड गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन द बेसिस which conclusion is formed, limited can be drawn up. झेपा मालिक कि नहीं? ओके। However, both audit and review are related to financial statement prepared on which HFI, और HFI अपन कल पढ़ चुके हैं, मालूम है ना? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, जो इवेंट्स और कंडीशन जो कब ऑकर हुई थी, पास्ट में, और ये इंफॉर्मेशन मुझे किसकी मिली? पर्टिकुलर एंटिटी की। और किसने दी? अकाउंटिंग सिस्टम ने। उस ट्रांजेक्शन याद आया मालिक? ठीक है। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस, इसको फटाफट क्लोज करो आप, ये दोनों पढ़ के। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। Reasonable assurance engagement provides which level of assurance? High level. Limited assurance engagement provides lower level assurance than reasonable assurance engagement. Lower level than reasonable. इसका मतलब नहीं जीरो दे रहे अपन, एश्योरेंस दे रहे हैं लेकिन लिमिटेड एश्योरेंस। It performs elaborate and extensive procedure to obtain sufficient appropriate evidence. It performs fewer procedure as compared to reasonable assurance engagement. तो मेरे को बताओ एलोबरेटेड एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर कौन से? ICAIORR। ICORR का फुल फॉर्म? इंक्वायरी, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड रिकैलकुलेशंस। वापस कैलकुलेट करके कॉन्फिडेंस लेना। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कितने टूल्स है? 7 ऑडिटर के पास, दैट्स इट। क्योंकि आपका इंटर का सिलेबस ऑडिट से लिंक्ड है तो अपन खाली 7 चीजों पे बात करेंगे। तो कितना भी वर्स्ट फेंका तूने आंसर, फेकोलॉजी, क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ ना हो एक फेकोलॉजी तो कभी ना कभी होगी। तो कुछ भी फेंका तो क्या फेंकते वक्त कभी भी रिलेवेंट रखना। और रिलेवेंट कब रहेगा? जब आप क्या टूल यूज कर रहे हो, ये 7। आप वेरिफिकेशन करो, वाउचिंग करो, ये 7 ही हो। ओके, कुछ भी करो आप, ये 7 के अलावा कुछ और होने वाला नहीं है। इट ड्रॉज, इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो बेटा। इट ड्रॉज विच कंक्लूजन? ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन्स। तो रीजनेबल कंक्लूजन किसमें मिलता है? ऑडिट। लिमिटेड कंक्लूजन किसमें मिलता है? रिव्यू। एग्जाम्पल इज ऑडिट, एग्जाम्पल इज रिव्यू। ठीक है, डन। कोई भी डाउट इधर तक? क्लोज करें, ठीक है। तो टेक्निकली अब अगर मैं बोलूं, इसके बाद वाला पूरा पेज अपना डन है, इसके बाद वाला पोर्शन अपना डन है। बस मेरे को बताओ एश्योरेंस एंगेजमेंट कितने प्रकार के हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? 3। ओके, कौन से? ऑडिट, रिव्यू एंड अदर देन HFI। पर उसको लिखते वक्त याद रखना, ये बॉक्स याद रखना, 1 2 3 4। तो अगर मैंने तेरे को कभी भी क्वेश्चन पूछा, पेज नंबर 1.14 पे आई है, नीचे बॉक्स मिल रहा है आपको, मिला क्या? याद रखना, कभी भी hence such type of assurance engagement provides only moderate level of assurance, मिला क्या? उसके नीचे अगर क्वेश्चन लिख के रख लेना,
Okay, how many types of assurance engagement are there? How many types of assurance engagement are there? तो याद रखना तीन मतलब जो आंसर है ना इसका यही लिखना। पहला है ऑडिट, दूसरा है रिव्यू, तीसरा है पीएफआई, चौथा है कंट्रोल्स। कभी भी आंसर ये रखना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आर देयर। आंसर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली तो आप क्लियर ही हो, तीन है वैसे, लेकिन तीसरे के दो एग्जांपल इन्होंने दिए हुए, तो अपन दोनों एग्जांपल लिखेंगे मालिक। कोई दिक्कत नहीं तक? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आर देयर फॉर एचएफआई? टू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आर देयर फॉर अदर देन एचएफआई? टू। ये एग्जांपल के कंटेक्स्ट में इसको बेस रखोगे आप आंसर के लिए, आंसर के लिए इसको बेस रखोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये दो, ये दो। फिर आगे अपने क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ लिया। 15वां तो अपने पोर्शन तोड़ खत्म कर लिया मालिक। 15वां तो किसी को दिक्कत नहीं ना मालिक? ठीक है, 15वां अपने पढ़ लिया। अब 15वें के एंड के बाद 15.6 एंड 15.7 अब सुन लीजिए, द लास्ट आंसर एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, 15.1 15.2 ये सब स्टैंडर्ड्स के बारे में अपन पढ़ते गए। सवाल ये आता है स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए? तो स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए, इन्होंने 5 कारण दिए हैं स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए हमें, हमें स्टैंडर्ड्स क्यों होने चाहिए। वाई वी शुड हैव अ स्टैंडर्ड्स, वाई, व्हाट इज मतलब एग्जाम्पल, हमने स्टैंडर्ड्स फॉलो क्यों करना चाहिए। तो टेक्निकली मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। पहला, अब मेरे को बताओ, अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो हम सब ऑडिटर होते, क्या हम सब अपनी मर्जी से प्रोसीजर फॉलो करते? क्या इसमें एम्बिग्यूटी आती? तो मेरे को बताओ, क्या स्टैंडर्ड ने कुछ बेंचमार्क दे दिया तो सबको ये फॉलो करना है? अच्छा, स्टैंडर्ड्स कंपलसरी होते हैं या ऑप्शनल होते हैं? कंपलसरी। अगर आपने फॉलो नहीं किया ना, यू आर गिल्टी, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तुमने मिसकंडक्ट किया, मां कसम जेल में डाला जाएगा, मतलब जेल मतलब इंस्टीट्यूट निकाल देती है, जेल में नहीं होता। ओके, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होता है, तो गिल्टी रहेगी, स्टैंडर्ड है। दूसरा, मेरे को बताओ, एक स्टैंडर्ड अपन जब फॉलो करते हैं, ऑनलाइन में रहना साला गड़बड़ ये होती है कि साला रिकॉर्डिंग का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो साला अचानक रिकॉर्डिंग का भी बंद हो जाता है। एटलीस्ट वो यूट्यूब वो अदर इस पे रहता, तो एटलीस्ट इधर कुछ गड़बड़ भी हो गया तो उधर तो चलते रहता बैकअप में, नहीं तो वापस इसी को रिकॉर्ड करना, गले की तो ठोकना है। ओके, तो अब मेरे को ये बताओ, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स, अगर आपने और मैंने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, ओके, क्या आप और मेरा कंक्लूजन एक जैसा आएगा या अलग अलग आएगा? आपका और मेरा प्रोसीजर तरीका एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? एक जैसा। तो टेक्निकली मेरे को बताओ, तुम्हारी नॉलेज एंड मेरी नॉलेज, और तुम्हारी स्किल्स और मेरी स्किल्स इंप्रूव होगी या मतलब अलग अलग रहेगी? इंप्रूव। तो ये बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉलो करने से इंप्रोवाइज हो जाएगी आपकी स्किल्स। अच्छा, प्रोसीजर कैसे होंगे, तेरे और मेरे अलग अलग होंगे या सेम होंगे? यूनिफॉर्मिटी, आपको यहां पर यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी मालिक। ओके, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स। ओके, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपन काम कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, अपन ओपिनियन दे रहे हैं ना, किसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, इवन आपके ऑडिट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो दो जगह क्वालिटी शब्द है, एक जगह बेंचमार्क शब्द है, एक जगह यूनिफॉर्मिटी शब्द है। अब याद रखना एकदम आराम से, दो जगह कौन सा शब्द है? क्वालिटी। एक जगह कौन सा शब्द है? बेंचमार्क। एक जगह कौन सा शब्द है? यूनिफॉर्मिटी। और एक जगह तेरा और मेरा क्या बढ़ रहा है? नॉलेज एंड स्किल्स। 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दो जगह जो क्वालिटी है, एक क्वालिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की और एक क्वालिटी है ऑडिट की, ये डिफरेंस ध्यान रखना। तो व्हाई वी रिक्वायर ए स्टैंडर्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द स्टैंडर्ड, व्हाई वी शुड फॉलो द स्टैंडर्ड, मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाई ऑडिटर शुड फॉलो द स्टैंडर्ड्स, व्हाई, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द स्टैंडर्ड। तो हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर? 5। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्वालिटी ऑफ ऑडिट, पहले दो चीज। तीसरा क्या सेट करता है? बेंचमार्क, सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी, और क्या बढ़ेगा? नॉलेज एंड स्किल्स। ये 5 पॉइंट फटाफट रीड करके क्लोज मारिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? अलग अलग तरह से आ सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, यही आंसर है, क्यों चाहिए स्टैंडर्ड्स। तो पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड्स कैरी एंश्योर कैरिंग आउट ऑडिट एंगेजमेंट अगेंस्ट एस्टैब्लिश बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। और मैंने आपको याद है एक दिन, मेरे को याद नहीं कौन से दिन पे बताया था, लेकिन मैंने बताया वी आर इंस्पायर्ड।
अपने इंस्टीट्यूट के जो स्टैंडर्ड्स है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बेसिकली बेंचमार्क वही तो ला रहे हैं यार। तो अपन ने अपने स्टैंडर्ड फॉलो किए ना, मैं आपको बता रहा हूं, अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो किए माने जाते हैं, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में डिफरेंस है ही नहीं, हार्डली कोई डिफरेंस है। रिपोर्टिंग का डिफरेंस हो सकता है, बाकी हार्डली कोई डिफरेंस है। तो अगर मैं इधर के स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं, मेरे इसमें मैं बता रहा हूं तुमको, यूएस के जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो बेंचमार्क फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि अपनी इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, उधर के स्टैंडर्ड्स यूज कर रही है। सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, thereby helping users to make a diligent decision. What is meaning of diligent decision? सोच समझ के डिसीजन लेना, डिलीजेंटली, एकदम एकदम कंक्लूसिव, कैलकुलेटिव, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंट। चल भाई ओके राज, ये चल ऐसा कर ले, ऐसा नहीं, कंक्लूसिव, पूरा पूरा एकदम कंक्लूड करता है, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंट डिसीजन। तीसरा पॉइंट मेरे को नहीं लगता कोई बताने की जरूरत है, स्टैंडर्ड्स प्रमोट, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तू करे या मैं, यानी नया सी आया या पुराना सी आया, अगर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो एक जैसे ही काम कर रहे हैं ना। नहीं तो मेरे को बताओ, अगर स्टैंडर्ड नहीं होते तो एक्सपीरियंस वाला ज्यादा बेटर होता, पर स्टैंडर्ड की वजह से क्या हो गया, फ्रेशर भी किसके पार पे आ गया, एक्सपीरियंस। स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। तो क्या तेरे नॉलेज एंड स्किल्स बढ़ाता है क्या स्टैंडर्ड? यस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड एंश्योर ऑडिट क्वालिटी। ऑडिट क्वालिटी, तो दो चीज की क्वालिटी बढ़ाता है, वो किसकी, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ओके, और दो तीन चीजें, बेंचमार्क देता है, यूनिफॉर्मिटी देता है, ओके, नॉलेज एंड स्किल्स बढ़ाता है। तो स्टैंडर्ड क्यों चाहिए, वाई, तो कितने पॉइंट, 5। सबसे पहला क्वालिटी, उसके बाद है बेंचमार्क, यूनिफॉर्मिटी, एंड क्या बढ़ता है, नॉलेज एंड स्किल्स। क्वालिटी ऑफ क्या, थोड़ा सा रटने जैसा क्वेश्चन है, और कुछ कर नहीं सकते हैं। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ओके, बेंचमार्क देता है, यूनिफॉर्मिटी देता है, एंड नॉलेज एंड स्किल्स बढ़ाता है। बेंचमार्क किसके अगेंस्ट देता है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट वो बेंचमार्क देता है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट टू क्लोज विथ चैप्टर 1, तो उस पर जाने के पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है? तो वैसे स्टैंडर्ड में दिया क्या जाएगा, मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड में आपको क्या लगता है क्या दिया जाएगा? रूल्स नहीं दिया जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब रूल्स एक्सेप्ट कर सकता हूं, पर स्टैंडर्ड में ऐसे दिया क्या जाएगा? कौन से सिचुएशन में कौन सी स्टेप्स, ठीक है, फॉलो करनी चाहिए, एक एग्री करता हूं, लेकिन मोर प्रिसाइजली सिचुएशन को अपन देखते हैं, सिचुएशन की बात बाद में करते हैं, पर स्टेप्स को अपन ऑडिट के लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर एज ए ऑडिटर ने फॉलो करना चाहिए? एग्जांपल, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें इन्वेंट्री चेकिंग करनी है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये करना है तुम्हें। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 किसने बताया होगा, किसने? हाँ, 501, परफेक्ट, तोड़ बंडर, 501 ने बताया, याद है कि नहीं? 501 क्या नाम था? ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक आइटम, जिसके अंदर 3 आइटम थे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। याद आया क्या मालिक? ठीक है, ओके। अगर मेरे साले का ऑडिट कर रहे हो, मतलब मेरा ऑडिट कर रहे हो, और उसमें मेरे साले का ट्रांजैक्शन आ रहा है 1 2 3 4 5, ये करोगे, ओके, किसने बताया? 550 रिलेटेड पार्टीज। देखते हैं एक बार, इसके बाद वापस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं स्टैंडर्ड के लिए से, लेकिन लॉजिक याद आया मालिक? ओके, मेरा क्वेश्चन है, क्या ये प्रोसीजर या स्टेप्स फॉलो करना कंपलसरी है क्या ऑप्शनल है? मन किया चलो करते, आज नहीं किया नहीं करते, ऐसा है क्या? कंपलसरी या ऑप्शनल? अरे यार स्टैंडर्ड है यार, स्टैंडर्ड है तो कंपलसरी रहना चाहिए ना रे। लेकिन देखो बहुत फर्क है, ये चीज आप समझ रहे हो शायद। मैं वापस ये एक मेरा एक डिस्कशन आ सकता है अकाउंट्स के रिलेटेड। आपने जब अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है क्या? एग्जाम्पल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला अमित तातेरे तुझे लिफो फॉलो करना है, क्या मुझे लिफो फॉलो करना कंपलसरी है क्या? क्या ऐसा हो सकता है मेरे बिजनेस में फीफो फॉलो किया जा रहा है कुछ एक्स्ट्रा? देखो मेरी इंडस्ट्री में लिफो कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस एरिया में हूं उस बिजनेस के लिए क्या फीफो करना पड़ सकता है क्या? तो उस केस में क्या करूंगा मैं? क्या देंगे? थोड़ा आवाज मैडम, ऐसा ट्यून बढ़ा था, आवाज नहीं आ रही, तू बहुत तोड़ बोले। डिस्क्लोजर्स नोट्स में लिखेंगे कि भाई इंडस्ट्री के लिए लिफो किया जा रहा है,
लेकिन मेरे लिए फिफो, और रीजन दूंगा मेरे लिए फिफो क्यों है। ऐसा मालूमात है कि नहीं है? यानी क्या कोई कंपनी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती है तो क्या उसका नोट्स में एक्सेप्शन दे सकती है? तो क्या ऑडिटर ऐसा नहीं कर सकता? ओके, ऑडिट रिपोर्ट में नहीं कर पाया क्योंकि बोर हो रहा था, मेरे को मजा नहीं आया। ये चार आपने जो चार लिखे, बोर हो गया, लास्ट 5 साल से यही कर रहा हूं मैं। हाँ, क्या मैं ऐसा ऐसा नहीं बोल सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको करना मतलब करना है, ऑप्शनल नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशंस हो सकती है जिसमें आप वो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं। आपको बोला गया था जाके इन्वेंट्री चेक करो, एग्जाम्पल मैं अभी के लिए बता रहा हूं। उसके अंदर और ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन आज के लिए एग्जाम्पल क्लियर होंगे। ओके, बोला हुआ है फिजिकली जाके इन्वेंट्री चेक करो। क्या बोला था? फिजिकली जाके इन्वेंट्री चेक करो। किसने बोला? कौन से स्टैंडर्ड ने? नंबर 501। 501 ने क्या बोला? अमित तातेड़, तू ऑडिटर है, किधर जा, क्लाइंट प्लेस पे जा और इन्वेंट्री चेक कर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कोविड आ गया। ओके, मोदी जी ने बोला ओके मित्रों, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और हमें ऑडिट रिपोर्ट देनी थी, ऑडिट रिपोर्ट को कंक्लूड करना था। ओके, और फैक्ट्री कहीं और दूसरी जगह थी। क्या मैं ट्रैवल कर पा रहा हूं? नहीं। ठीक है, एज्यूम करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। मालिक मेरे को बताइए, ओके, अपना जो क्लाइंट है उसकी इन्वेंट्री यूक्रेन में है। यूक्रेन मालूम है क्या? यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ वॉर चल रहा है। किसका? रशिया। अब इमेजिन करो अपने क्लाइंट की इन्वेंट्री यूक्रेन में है। अब मेरे को बता, तू क्या वो इन्वेंट्री चेकिंग करने जाएगा? 501 ने बोला जाके चेक करने का। क्या उधर जाके चेक करके आएगा? उधर जाएगा तो अगली बार आरआईपी आएगा। समझ रहा है क्या मतलब? तेरे मतलब समझ रहा है तू? अरे भाई यार, उससे अच्छा तो नहीं किया बेटर है ना। तो क्या ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जब स्टैंडर्ड ने बोला हुआ कुछ प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है? यस, उसकी जगह मैं अल्टरनेटिव प्रोसीजर करूंगा। मैंने शब्द यूज किया है, क्या प्रोसीजर करूंगा? कुछ अलग से प्रोसीजर। वो अलग से प्रोसीजर स्टैंडर्ड नहीं दे रहा है। अल्टरनेटिव क्यों बोला हुआ है? क्योंकि स्टैंडर्ड ने जो दिया तू कर नहीं रहा है। अल्टरनेटिव कौन डिसाइड करेगा फिर? मैं। अल्टरनेटिव प्रोसीजर मैं डिसाइड करूंगा। तो स्टैंडर्ड 200 का ही आंसर है ये, इसके नीचे वाला, लेकिन लिखा नहीं है इधर, पर कॉन्सेप्ट वही समझना। स्टैंडर्ड 200 बोलता है आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है, लेकिन ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ सकती है जहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए जम नहीं रहा होगा, तो आप क्या प्रोसीजर करोगे? अल्टरनेटिव। उस टाइम ने आपने डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि आपका ओरिजिनल प्रोसीजर क्यों परफॉर्म नहीं हुआ, और अल्टरनेटिव प्रोसीजर कैसे आपका मकसद अचीव कर रहा है। क्या बोला मैंने? दो चीज डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। क्या दो चीज होनी चाहिए? वाई यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म ओरिजिनल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय होम? स्टैंडर्ड। एंड हाउ अल्टरनेटिव प्रोसीजर इज अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, ओके, मैं अल्टरनेटिव प्रोसीजर का एग्जाम्पल बताता हूं जो स्टैंडर्ड ने नहीं लिखा है। अब मेरे को बताओ, मेरी इन्वेंटरी किधर थी? यूक्रेन में थी ना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं यूक्रेन में कोई ऑडिटर मैं ढूंढ लू जिनके साथ मैं टाइप कर लू, लाइक एक्सपर्ट, और उसको बोलू तू इन्वेंट्री चेक करके आ? क्या वो उधर के उधर इन्वेंट्री काउंट करके आ सकता है और वो मुझे बता सकता है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। ओके, और अल्टरनेटिव प्रोसीजर को मैंने डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और क्या मेरा ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हुआ? मेरे को क्या चाहिए था? इन्होंने बोला इन्वेंट्री 1000 यूनिट पड़ी है, तो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ? 1000 चेक हुआ? यस, दिस इज व्हाट वी नीड टू डॉक्यूमेंट। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं करते हो तो हम मानेंगे नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड। नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड हुआ, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। एक दिमाग में बिठा लेना, कुछ भी नॉन कंप्लायंस हुआ, गिल्टी। इट इज नॉट भाई सीधा बात नहीं है, सीधा हिसाब नहीं है। एग्जाम्पल, ओके, अगर आप देखोगे कल का न्यूज, देखो सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया पे आया है कि नहीं, मतलब सोशल मीडिया पे है, पर अगर आप दो तीन मैं चैनल बताता हूं उसको सब्सक्राइब करके रखो तो आपको फाइनेंशियल न्यूज मालूम पड़ेगी। ओके, पीडब्ल्यूसी ग्लोबल फर्म है। ओके, पीडब्ल्यूसी के इसमें ओके 2000 करोड़, 1000 करोड़ 2000 करोड़ का फाइन दिया है। फाइन, फाइन चाइना वाली पीडब्ल्यूसी। ओके, क्योंकि उन्होंने एक कंपनी जिसका ऑडिट किया था, वो कंपनी का ऑडिट में सब कुछ ओवरस्टेटेड था और उन्होंने उसको साइन किया, और उनसे वो फीस लेती थी 10-10 हजार करोड़। वन ऑफ द बिगेस्ट पीडब्ल्यूसी इन इंडिया इज ऑफ चाइना। और चाइनीज लोगों के लिए पीडब्ल्यूसी चाइना बहुत भारी है भाई, बहुत भारी। और मैं आपको बता रहा हूं, मतलब कल से पूरी गांड बजी, कल से मतलब लास्ट मतलब ऑलमोस्ट ए मंथ। ओके, ये जब से इंक्वायरी चालू हुई अगेंस्ट, ओके, बहुत सारे काम पीडब्ल्यूसी चाइना से ले लिए गए हैं। आप इमेजिन करो, ऑडिट इज नॉट ए गेम। ऑडिट,
ऑडिट करना इटसेल्फ इट्स मतलब पेनल्टी जिस दिन लगेगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या होगा। सत्यम के ऑडिटर भी पीडब्ल्यूसी थे, मालूम होगा, पीडब्ल्यूसी इंडिया। ओके, और मालूम होगा सत्यम के जो ऑडिटर थे उनको बार्ड कर दिया गया है। दे आर नॉट सीए नाउ। बहुत स्टेप्स लेने पड़े। उसी तरह नीरव मोदी के ऑडिटर के साथ भी यही हुआ। नीरव मोदी के केस में अपने नीरव मोदी का केस पता है ना? ओके, उस केस में भी ऑडिटर के साथ हुआ। इट्स ऑल अबाउट ऑडिट्स। ओके, तो डेफिनेटली एक चैप्टर 2 होने दो, इथिक्स अपन पढ़ेंगे, उसके बाद एक केस स्टडी लेते हैं। आपको बताता हूं कैसे क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, वो स्ट्रक्चर के बाद ऑडिटर के अगेंस्ट क्या हो रहा है। लेकिन आप इमेजिन करो कितना सेंसिटिव है। तो आप इमेजिन करो, आप हमेशा ऐसे नहीं कर सकते। इला मैं क्या करूं, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा था मैं, जो रीजनेबल एश्योरेंस था। ऐसा हर टाइम हाथ उठा के नहीं बोल सकते इला मेरे को तो जो दिया मैनेजमेंट ने मैंने वो ही लिया। ऐसा नहीं। तुमने स्केप्टिकल रहे क्या? तुमने एविडेंस बरोबर लिया क्या? जिधर एविडेंस ले सकते थे उन्होंने फोटोकॉपी दिया। सत्यम में यही हुआ। सत्यम में जब एविडेंस बताया जा रहे थे, हम बता रहे थे फोटोकॉपी है फिक्स डिपॉजिट्स की। क्या फिक्स डिपॉजिट के फोटोकॉपी पे रिलाई करना चाहिए तुमने? नहीं भाई, अलर्ट रहना चाहिए। रिलायबल किधर है फोटोकॉपी? तो तुमने इग्नोर किया। अब नहीं बोलेंगे अरे मेरे को फोटोकॉपी दिया मैंने रिलाई किया। इला रीजनेबल एश्योरेंस ही तो दे सकता हूं, एब्सोल्यूट किधर दे सकता हूं? इमेजिन करो, रीजनेबल एश्योरेंस शब्द की वजह से आप कितनी बार अपने आप को बचा सकते हो। कभी भी कुछ गड़बड़ आई तो क्या बोलोगे? आई गिवन ए रीजनेबल एश्योरेंस, आई डिड रीजनेबल एश्योरेंस, देयर इज ए रिस्क व्हिच आई एम नॉट अवेयर, मैनेजमेंट गिविंग मी एविडेंस, मैनेजमेंट डिड फ्रॉड। अरे एक दिख के आ रहा था फोटोकॉपी है, हाउ मैनेजमेंट डिड फ्रॉड? दिख के आ रहा था ओके भाई यहां पर फ्रॉड हो रहा है, दिख के आ रहा था ये डॉक्यूमेंट। आई नो यू आर नॉट ए पर्सन हु विल ऑथेंटिकेट द ओरिजिनलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, लेकिन क्लियरली फोटोकॉपी समझ में आ रही है ना? क्या मजाक कर रहे हो यार, ये नहीं हो सकता। तो भाई साहब, तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड से भी हाथ नहीं धो सकते हो। तो अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया, मैं आपको बोल रहा हूं अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टैंडर्ड कुछ सिचुएशनल की वजह से फॉलो नहीं हो रहा है। तो मेरे को बताओ क्यों, तुमको क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? अगर कुछ कारणवश मैं स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, स्टैंडर्ड के प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो मैंने क्या करना चाहिए? सिंपल सा आंसर बोल रहा हूं, मैंने क्या करना चाहिए ताकि अपने आप को बचा सकूं? पहला पॉइंट, अल्टरनेटिव प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करोगे। दूसरा, और अल्टरनेटिव प्रोसीजर हाउ इट इज अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव, ये डॉक्यूमेंट करना है मेनली। एंड सेकंड पॉइंट, ओके वो आप ओरिजिनल प्रोसीजर क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हो, उसका रीजन भी चाहिए। लेकिन मेक श्योर ये डॉक्यूमेंट करने के बाद भी आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो सकते हैं। ओके यानी इसके बाद भी अगर कुछ फ्रॉड वर्ड आया, ओके आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं बोल सकते मैं थोड़ा ना गया था, वो उधर का गया था बंदा। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, टाटा टी याद है आपको? टाटा टी का ऑडिट में इन्वेंट्री काउंट किसने किया, मैंने या एक्सपर्ट ने? एक्सपर्ट ने मुझे बताया ऐसा ऐसा है, और बाद में मालूम पड़ा इन्वेंट्री में झोल था। हाथ नहीं धो सकता मैं अपना। मैं नहीं बोल सकता मेरे को क्या पता, मैं तो एक्सपर्ट को रखा था। इसीलिए तो 620 है। 620 बोलता है कि एक्सपर्ट ने काम किया, तेरे को चेक करना है कि एक्सपर्ट ने सही काम किया है कि नहीं। स्किल सेट डेवलप करनी पड़ेगी वो भाई साहब। आप ऐसे हाथ नहीं धो सकते किसी की भी पॉइंट से। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मेरे को बताओ, एम आई रिक्वायर्ड टू फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंपल्सरीली? ओके आई होप क्लियर है। अगर नहीं करता हो तो रीजन आई नीड टू रिकॉर्ड, alternative procedure how it is achieving objective need to be document. Even if I document this, is my responsibility is gone? No, I'll be responsible. Read 15.7. इजी आंसर है। कौन सा समझा? तो मेरे को बताओ, अगर मैंने स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया कुछ कारणवश, तो मैंने क्या करना चाहिए? पहले डॉक्यूमेंट बनाओ। डॉक्यूमेंट मतलब कौन से स्टैंडर्ड में आता है डॉक्यूमेंट? नहीं 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 नहीं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, आराम से, शांति। 230 में डॉक्यूमेंट बनता है। उस डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए? दो चीज,
पहला, अल्टरनेटिव प्रोसीजर कैसे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, एंड डिपार्चर का कारण क्या। ओके, खाली मुझे डॉक्यूमेंट करना है या रिपोर्ट में भी मेंशन करना है? रिपोर्ट में भी ये चीज मेंशन करनी है। आई होप क्लियर है। ओके, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये मेंशन करना ही रीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे को नहीं करना है स्टैंडर्ड, बोर हो रहा है, चल मैं लिख देता हूँ रिपोर्ट में आई एम नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड बिकॉज आई डोंट नो। ये सही तरीका नहीं होगा। दैट्स इट। आई होप दिस इज विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 1 का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। ठीक है, चैप्टर 1 का रिवीजन को अभी अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अभी तो आप पूरे एकदम तोड़ फ्रेश हो। मैं आपको बस बता देता हूँ, एक मतलब अपना टेलीग्राम चैनल है। ओके, इवन विनोद सर्किस में उसने शेयर किया कि नहीं मालूम नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, पर मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था कल वाला पॉइंट में, विच आई हैव डिस्कस्ड। ऑडिट का एक चार्ट जो मेरे से मतलब मेरे को अप्रूव होने होके, तो टेलीग्राम चैनल CACS अमित आते इंटर ऑडिट ही है, इसकी लिंक भी बहुत सारे इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अपना जैसे ग्रुप बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से आपका चार्ट है चैप्टर 1 का। तो अगर आपको दिखेगा चैप्टर 1 के सारे चार्ट्स में सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं, जिसके अंदर अगर आप देखोगे बेसिक्स में आपका अगर याद होगा रिलेशनशिप, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इला, बेनिफिट्स, टाइप्स एंड क्वालिटीज, एक और हो जाता है। उसके बाद दूसरे पार्ट में एश्योरेंस। एश्योरेंस में पहला क्वेश्चन था एलिमेंट्स क्या है, ऑडिट और रिव्यू में क्या है, टाइप्स अगर आपको याद होंगे, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस कितने हैं, 3, और तीसरे में आपने को एग्जाम्पल रखना रहेगा। और उसके बाद आपके नीचे स्टैंडर्ड्स जो आपको लिखने हैं, कितने प्रकार के स्टैंडर्ड्स है। और एक लास्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड, मतलब स्टैंडर्ड क्यों चाहिए, बेंचमार्क वाला आंसर अपन ने जो डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट अपन ये चार्ट में बनाते वक्त मतलब मैं आपको फिल करते जाऊंगा, आपको अपडेट रखना बस। जैसे ये चार्ट आपको रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। ये चार्ट रिवीजन के लिए लेना है, आप समझ रहे हो, बट दिस रिवीजन एंड TRB दोनों में फर्क क्या होगा। अगर तोड़ रिवीजन बुक और इसमें देखोगे, दोनों कॉन्सेप्ट कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। जो सितंबर में एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो इससे कनेक्टेड रहो, और एग्जाम के पहले सीधा TRB देखो। इससे कनेक्टेड मतलब कैसा, अभी अपना कौन सा डेट चल रहा है, 6, एक 2-3 दिन में मैं इसका रिवीजन क्लिप रिकॉर्ड करूंगा, मतलब आप थोड़ा सा पुराने हो जाओ इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर में सब याद ही रहेगा ना, 1-2-4 दिन के बाद अपन पुराने हो जाएंगे इस चैप्टर से, तो उसके बाद रिकॉर्ड कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या मंडे। ओके, 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना रिकॉर्ड होकर, 10 मिनट की क्लिप मिल जाएगी अपने को। ओके, वो आपके पास आ जाएगी, 10 मिनट में चैप्टर ओवर। पहला चीज ये, अगर आप सितंबर दे रहे हो, जनवरी दे रहे हो, इससे साथ कंटिन्यूस रहिए, क्योंकि जुलाई एंड तक ओके एग्जैक्टली चैप्टर 1 पूरा याद रखना मुश्किल रहेगा। ओके, हो सकता है मैं 15-20 दिन, महीने भर के बाद एक दिन वापस पूरा रिवीजन लूं, पर उस टाइम पे आपको याद आना चाहिए ना। तो आपको याद आने के लिए ये चार्ट और रिवीजन क्लिप जो रहेगा ये रहेगा। बैच ओवर होने के बाद ओके, जो जैन में दे रहा है उसके लिए भी मैंने आपको बताया था, आपने भी वही करना है, और जो सितंबर में दे रहा है वो भी करना है। सितंबर के एग्जाम के पहले अगस्त एंड में मैं मैराथन लूंगा। मैराथन वो रहेगा TRB बुक से। जो एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक अप्रोक्सीमेटली 12-13 घंटे, 10-12 घंटे ये रेंज का रहेगा। 2 दिन में डिवाइड भी हो सकता है, एक दिन में मूड आए तो एक दिन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिनारियो। मतलब ये पिछले के पिछले बैच का मैराथन मैंने चालू किया था शाम को 7 बजे, और अगले दिन सुबह 4:30 बजे खत्म हुआ था, 4:30-5 बजे पूरा ऑडिट रात को। मूड का पॉइंट है, मतलब ये इसमें अपन कुछ ऐसा ऐसा डिपेंड नहीं है, वो उस टाइम का क्या है, उसमें आप उस टाइम पे मैराथन देखो, बाद में देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो जनवरी में दे रहा है मैराथन देख लेने का, ये मैंने आपको बताया था, याद है। और मैराथन में मोर इसमें क्या होएगा, ये रटने के लिए, अच्छा इसके अंदर क्या क्या पॉइंटर है, मैराथन में क्या रहेगा, TRB में क्या रहेगा, इसके अंदर आपको आगे कीवर्ड्स के मसाले भी बहुत तोड़ मिलेंगे। तो जब अपन मैराथन करें ओके, उस टाइम पे कौन सी बुक, TRB। ओके, तो मैराथन कब करना, ओके एग्जाम देखो, क्लास होने तक तो तुम मेरे साथ ही हो, तो क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम कब चालू होगी, क्लास खत्म होने के बाद। क्लास खत्म होने के बाद अभी जो जैन में देगा, सितंबर देगा तो वो रिवीजन करते रहे अभी क्लास के टाइम पे, और सितंबर में TRB कर, और उसके बाद डायरेक्टली एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के दिन देखने का 11 चैप्टर में से ओके, जो चैप्टर में कॉन्फिडेंस है उसमें चार्ट पढ़ने का, जो चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है TRB पढ़ने का, और वो पढ़ने के बाद भी कुछ कंटेंट याद नहीं आ रहा है, फिर मेन बुक में जाने का। लेकिन जो जनवरी वाला है ओके, जो मैक्सिमम क्राउड होगा ओके, जनवरी वाले में कंटेक्स्ट कैसा होएगा, ओके अपना काम खत्म होने के बाद, अगस्त होने के बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तुम तो अपने शेड्यूल में बैठोगे। जनवरी का डेट मेरे को एक्जैक्टली नहीं मालूम, पर नवंबर से तुम एक्चुअली पढ़ाई चालू करोगे। यूजुअली लास्ट 3 महीना तोड़ होना चाहिए, टेक्निकली 3 महीना, दोनों ग्रुप 2 दे रहा है वो।
ओके 2.5 से 3 महीना तुमने डिटरमाइन जब मैं बोल रहा हूँ मतलब एक जगह बैठ के 10-12 घंटे अचीव करना चालू होना चाहिए, फिर 14-15 घंटे तक पहुंचना चाहिए, ये 3 महीने का शेड्यूल होना चाहिए तुम्हारा। तो जब वो उस टाइम पे तुम जब चालू करोगे, ओके उस टाइम पे तुम वॉल्यूम 1A 1A 1B 1C यही पढ़ोगे पहली बार पूरा डिटेल ही पढ़ना होगा। तो वॉल्यूम 1A जैसे ही खत्म करोगे, वापस याद करना, रिवाइज करना, फटाफट करने के लिए रिवीजन क्लिप काम आ जाएगी। जब आपका फर्स्ट रीडिंग हो गया, सेकेंड रीडिंग चालू होगी। सेकेंड रीडिंग में फिल्टर होते जाएगा कंटेंट थोड़ा थोड़ा, पर वो सेकेंड रीडिंग करते वक्त अपने को कौन सी बुक काम आ जाएगी? टीआरपी। उस टाइम पे आपका, क्योंकि आपका मैराथन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया होगा, तो तुम जनवरी के मैराथन के लिए मत रोते बैठना। तुम्हारा ऑलरेडी जो अगस्त का मैराथन है उसको यूज कर लेना। जनवरी में मैराथन लूंगा लेकिन वो दिसंबर में लूंगा ना, पर उसके पहले तुम पढ़ाई को बैठोगे तो तुम्हारा तो मैराथन रेडी है ना। तुम टीआरबी उस टाइम पे यूज करने का। टीआरबी बाकी बीच बीच में मत लाते जाना, मैंने ये आपको क्लियर बताया है। इवन एसएम का भी टीआरबी का ही मैराथन होगा, एसएम में भी चार्ट रहेगा रिवीजन के लिए। तो दोनों में डिफरेंस समझा? यानी टेक्निकली अगर मैं बोलूं चार्ट की वजह से फायदा क्या होगा, चार्ट की वजह से यही होएगा कि अपन 2-3 घंटे में 4 घंटे में ये पूरा रिवाइज करने के लिए काम हो जाएगा। रिवाइज मतलब खाली रटने के लिए, कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा चार्ट में। यार मैं तो क्या बोलूंगा, रिलेशन कितने बीच में 8, अभी मैं थोड़ा ना समझाऊंगा ये इसमें क्या होता है, पर वो मैराथन में आपको फास्ट ट्रैक में समझेगा। अच्छा इसका रिलेशन में ये साउंड नॉलेज, गुड नॉलेज, जो कुछ एडिशनल पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे। आई होप क्लियर है मालिक, समझ में आया? तो ऐसा चार्ट आपको मिलते जाएगा। ये चार्ट एक ही चैप्टर का बहुत बड़ा होगा। कौन सा चैप्टर का? वो कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर 4। पर वो कौन सा वाला स्टैंडर्ड? नहीं, कौन सा स्टैंडर्ड? बाप स्टैंडर्ड 315 320 330, सबसे बड़े स्टैंडर्ड। और उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड्स जो सीक्वेंस बुक में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ताकि चार्ट में एडजस्ट हो जाए, वो चार्ट में एडजस्ट करने के लिए, बट बाकायदा चार्ट का स्ट्रक्चर वैसे रहेगा। आई होप क्लियर मालिक। तो चार्ट आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो। ये 1 और 11 वाला मैंने शेयर कर दिया है क्योंकि ये रिव्यू हो चुके हैं। अभी 3 वाला चल रहा है, 2 वाला चल रहा है। मतलब इसमें मैंने चार्ट के नंबरिंग दिए हुए हैं मॉड्यूल के हिसाब से, तो मैं अपन आपको बताते रहूंगा अपने को क्या करना है। अपने को तो चैप्टर खत्म करने से मतलब है भाई। तो एक बार स्टैंडर्ड की लिस्ट फटाफट बता के बताओ मालिक। ओके स्टैंडर्ड की लिस्ट मालिक, स्टैंडर्ड की लिस्ट बताइए मालिक। स्टैंडर्ड 200, मैं 200 मैं रिपीट कर रहा हूं तो आप नाम बोलोगे। 200 ऑब्जेक्टिव, 210 टर्म्स, 220 क्वालिटी, 230 डॉक्यूमेंटेशन, 240 फ्रॉड, 250 चाइल्ड लेबर लॉज एंड रेगुलेशन, 250 ऊपर वाले नहीं है, 250 सॉरी 250 लॉज एंड रेगुलेशन, 260 टीसीडब्ल्यूजी, 265 डीआईसी, डीआईसी का फुल फॉर्म डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, 299 दो सन साथ में जॉइंट ऑडिटर, 300 315 320 330, 300 प्लानिंग, 315 आरएमएम, 320 मटेरियलिटी, 330 रिस्पॉन्स टू आरएमएम, 402 सर्विस, 450 इवैल्यूएशन। किसका इवैल्यूएशन? मिसस्टेटमेंट। क्लियर है? मेन स्टैंडर्ड कौन से है? 500, ये बल्क है। 500 ऑडिट एविडेंस, 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक आइटम। कितने स्पेसिफिक आइटम है? 3, इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम एंड सेगमेंट। 505 बाहर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 510 पहली बार आया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, लेकिन उसमें क्या चेक करना है? ओपनिंग बैलेंसेस। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट याद आया ना मालिक? ठीक है। 520 आप 10th में कितना मिला? एनालिटिकल प्रोसीजर। 530 फिल्टर करूंगा, फिल्टर सैंपलिंग। 540 सिलेबस में नहीं है, एस्टिमेट्स। 550 मेरा साला। 560 31 मार्च के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स। 570 मेरी ठुक गई, वहीं का 580 ये लिखित देगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। 600 610 620 600 अदर ऑडिटर, 610 इंटरनल ऑडिटर, 620 एक्सपर्ट, अदर इंटरनल एक्सपर्ट, अदर इंटरनल एक्सपर्ट। 600 610 620। एवरीबॉडी क्लियर? एंड द लास्ट स्टैंडर्ड की सीरीज इज 700। 700 ओपिनियन एंड रिपोर्ट। 701 चाबी 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 की ऑडिट मैटर। 705 उल्टा उल्टा मॉडिफिकेशन। 706 एक नाम दिया था, एम्फसाइज ऑफ मैटर एंड अदर मैटर। परफेक्ट। 710 दो कंपेयर करना है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। एंड 720 इज अदर इंफॉर्मेशन। अगेन 720 सिलेबस में नहीं है। आई होप क्लियर है मालिक? अरे हाँ या ना? ठीक है। ओके अब ये होने के बाद अपन अब बढ़ते हैं वॉल्यूम 1A के क्वेश्चन बैंक की तरफ। वॉल्यूम 1A के क्वेश्चन बैंक को आप रिकॉर्ड करिए, मतलब उसको अपन गो थ्रू करते हैं। ओके मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूं। तो आज के लेक्चर के पार्ट बनेंगे। उसका कारण यह है क्योंकि जो पार्ट क्वेश्चन बैंक का भी रहेगा मैं उसको ओपन भी डलवाऊंगा। तो अगर बाई चांस तुम वापस देखना चाहते हो उसका क्या कारण था, लिखते वक्त कुछ पॉइंट है, तो आपको ओपन लेक्चर भी ड्राइव में मिलेंगे। ओके यानी एग्जांपल ये तो इंक्रिप्ट करेगा, ये इंक्रिप्ट मतलब समझ में आ रहा है, इंक्रिप्शन रहेगा, लेकिन इंक्रिप्शन निकालना, सीरियल की देखना, अचानक मेरे को क्वेश्चन का कुछ याद नहीं आ रहा है, साला वो सीरियल की में जाऊँ, वो वापस आगे पीछे सॉफ्टवेयर में जाऊँ, दिक्कत है।
तो इसका एक ओपन क्लिप भी दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट का, वो आपको ऑल टुगेदर उसमें अवेलेबल रहेगा। तो जिसकी वजह से आपका वो मतलब अगर कुछ क्वेश्चन देखना है, वापस गो थ्रू करना है फटाफट, वो गो थ्रू कर सकते हो।